न्यू ईयर्स ईव बाहर सेलिब्रेट करोगे या जेल में? ये लाइन किसी मूवी का डायलॉग जरूर लग सकता है, पर ये यूज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के कोर्ट रूम के बीचों बीच एक रिमार्क था, जिससे कि पूरा कोर्ट रूम एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। और जिस इंसान के लिए ये रिमार्क था वो कोई आम आदमी नहीं, तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे। अब कोर्ट रूम की हवा तब थोड़ी और हैवी हो गई जब सीजे गवई ने एक कैजुअल ऑलमोस्ट ऑफ हैंड मैनर में रिमार्क ड्रॉप कर दिया कि फिनिश इट बाय नेक्स्ट वीक और फेस कंटेम्प्ट। He has to decide where he has to spend his New Year's Eve। अब स्पीकर के काउंसिल थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने बहुत ही कामली सीजेआई बी.आर. गवई के इस स्टेटमेंट पर जवाब दिया कि द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर माय लॉर्ड। अब उस मोमेंट में सबको समझ आ गया कि ये कैजुअल वार्निंग नहीं थी, ये डायरेक्ट जुडिशियल प्रेशर था एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस रियल हो सकते थे। पर सस्पेंस यहाँ से बिल्ड होता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इतनी एंग्री थी, क्यों सीजेआई बी.आर. गवई जो यूजुअली पोलाइट रहते हैं इतने शार्प हो गए, और आखिर ऐसा क्या था कि स्पीकर जैसे हाई ऑफिसर होल्डर को न्यू ईयर बिहाइंड बार्स का हिंट मिल गया। तो चलिए इसी न्यूज को थोड़ा डीप डाइव करके देखते हैं। अब तेलंगाना पॉलिटिक्स में काफी टाइम से एक स्लो बर्निंग कंट्रोवर्सी चल रही थी, बीआरएस के 10 एमएलएस का अलिजेडली कांग्रेस ज्वाइन कर लेना। अब ये सिंपल पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं था, ये एक क्लासिक डिफेक्शन केस था। इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ क्लियर है कि अगर एमएलए दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है और स्पीकर को फिर डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन तेलंगाना के केस में स्पीकर ने महीनों तक कोई डिसीजन नहीं लिया। डिफेक्शन जुलाई में हुआ, पिटिशंस फाइल हो गई, मैटर हाई कोर्ट तक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन स्पीकर का फाइल अनटच्ड, डिसीजन मिसिंग। सुप्रीम कोर्ट को पहली बार जब मैटर आया तो सीजेआई बी.आर. गवई की बेंच ने एक क्लियर टाइम बाउंड ऑर्डर पास किया था। The speaker shall decide the disqualification petitions within 3 months। कोर्ट ने इसलिए टाइमलाइन सेट की थी क्योंकि हिस्टोरिकली स्पीकर्स अक्रॉस स्टेट्स डिले करते रहते हैं, कभी पॉलिटिकल प्रेशर में, कभी स्ट्रेटेजिक रीजन से। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का टाइमलाइन एक्सपायर हो गया और फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तब कोर्ट का पेशेंस खत्म हो गया। और जेन्युइनली जब कोर्ट ने देखा कि स्पीकर ने हाई कोर्ट्स को भी एक टाइप का कोल्ड शोल्डर दिया है, तो मैटर को अननेसेसरी ड्रैग किया गया है, तब सीजेआई गवई ने ओपन कोर्ट में एक ब्लास्ट किया कि दिस इज ग्रोस कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। ये लाइन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये एक डायरेक्ट लीगल ट्रिगर था, क्योंकि अगर स्पीकर कंटेम्प्ट में पड़ जाते तो ये अनप्रेसिडेंटेड होता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वार्निंग दी, या तो डिसीजन दो या कंटेम्प्ट का सामना करो, अ सिचुएशन जिसमें जेल भी एक पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अब ये वही मोमेंट था जहां न्यू ईयर का हुक ड्रॉप किया गया। कोर्ट ने बोला कि वी डोंट विश टू सेंड एनीवन टू जेल, बट द स्पीकर हैज टू डिसाइड वेयर ही वांट्स टू स्पेंड हिज न्यू ईयर्स ईव। और कोर्ट रूम में सबका अटेंशन ऑटोमेटिकली सीनियर एडवोकेट सिंघवी पर गया, जो कि स्पीकर की तरफ से मौजूद थे और जिन्होंने बिना अननेसेसरी जस्टिफिकेशन दिए एडमिट किया, वी हैव अंडरस्टूड द कोर्ट्स कंसर्न, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। अब सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस लीडर्स के.टी. रामाराव, पडी कौशिक रेड्डी एंड के.ओ. विवेकानंद की पिटिशन अलाउ कर दी और तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। पहले सिंगल बेंच ने स्पीकर को 4 हफ्तों के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज के हियरिंग शेड्यूल फिक्स करने को बोला था, पर डिवीजन बेंच ने वो ऑर्डर हटा दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही रिवर्स कर दिया। बैकग्राउंड ये है कि 2023 असेंबली इलेक्शंस के बाद 3 बीआरएस एमएलएस वेंकट राव तेलम, कड़ियाम श्रीहरि और दनन नागेंद्र कांग्रेस में चले गए। बाद में 7 और एमएलएस डिफेक्ट हो गए। इस पर स्पीकर 3 महीने से भी ज्यादा टाइम तक डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन डिसाइड नहीं कर रहे थे। इसी इनएक्शन को चैलेंज करने के लिए बीआरएस एमएलएस कुन्ना पांडु विवेकानंद, पडी कौशिक रेड्डी और बीजेपी एमएलए ए.एम. रेड्डी हाईकोर्ट गए। अब पिटिशनर्स का कहना था कि डीले से रूलिंग कांग्रेस को और एमएलएस तोड़ने का मौका मिल रहा है। स्टेट और डिफेक्टेड एमएलएस ने बोला कि कोर्ट स्पीकर को मैंडेमस इशू नहीं कर सकता, यानी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब 9 सितंबर को सिंगल बेंच ने स्पीकर को 4 हफ्तों में शेड्यूल फिक्स करने को ऑर्डर दिया था, लेकिन असेंबली ने अपील की थी और नवंबर 2024 में डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का ऑर्डर हटाकर सिर्फ इतना बोला कि स्पीकर रीजनेबल टाइम में डिसाइड करे। अगर फैक्ट्स देखें तो स्पीकर को काफी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। हाई कोर्ट ने भी रिपीटेडली बोला था कि पिटिशनर्स डिसाइड करो। इवन पिटिशनर्स जो बीआरएस के ओरिजिनल मेंबर्स थे ने आर्गुमेंट किया था कि डीले डेमोक्रेसी के खिलाफ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि अ स्पीकर हु चूजेस नॉट टू एक्ट इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ।
ये आर्ग्यूमेंट सीजेआई को हिट करता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर से एक्सपेक्टेशन होती है इम्पार्शियलिटी की। सीजेआई ने भी एक पॉइंट पर ऑब्जर्व किया कि द स्पीकर इज अ ट्रिब्यूनल अंडर द 10th शेड्यूल, he cannot keep matters pending indefinitely। ये लाइन लीगल थ्योरी से बहुत कंसिस्टेंट है। स्पीकर का रोल जुडिशियल नेचर का होता है जब वो डिफेक्शन केसेस डिसाइड करते हैं। और जब हियरिंग चली तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इनिशियली थोड़ा कंटेक्स्ट दिया। उन्होंने बोला कि स्पीकर बिजी थे, असेंबली सेशन थे, पेपर वर्क पेंडिंग थे, एमएलएस की तरफ से रिस्पॉन्सेज लेट आए, लेकिन कोर्ट ने उन सारी जस्टिफिकेशन को पोलाइटली साइड रखा। सीजेआई गवाही ने बोल दिया कि इट डज नॉट मैटर, आवर ऑर्डर वॉज क्लियर। अब इस पूरे कंट्रोवर्सी का रूट सिंपल लगता है बट एक्चुअली काफ़ी लेयर्ड है। एंटी डिफेक्शन लॉ का पर्पस ही ये था कि एमएलएस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म से पार्टी स्विच ना करे, लेकिन प्रैक्टिकली हर स्टेट में स्पीकर के पास बहुत डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अगर स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हो या स्ट्रेटेजिकली डिले करना उनकी पार्टी के फेवर में हो तो पिटिशन मंथ्स और कभी कभी ईयर्स तक पेंडिंग रहते हैं। अब तेलंगाना में भी कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा था। 10 एमएलएस की डिफेक्शन से असेंबली की अर्थमेटिक चेंज होती है, बीआरएस वीकेंड होती है, कांग्रेस स्ट्रेंथन होती है। अगर ये एमएलएस इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाते तो बाई इलेक्शंस लगते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शेक होती, तो डिले पॉलिटिकली कन्वीनियंट था। अब सुप्रीम कोर्ट को ये पैटर्न पता था, इसलिए जुलाई में ही 3 मंथ की डेडलाइन दे दी थी। लेकिन जब डेडलाइन खत्म हुई और फाइल्स अनटच्ड दिखी तो कोर्ट को लगा कि ये जुडिशियल ऑर्डर का डायरेक्ट वायलेशन है, और वायलेशन का मतलब है कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट का मतलब है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग जेल। अब इस पूरे एपिसोड ने एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन भी रेज किया है कि क्या स्पीकर्स को एक फिक्स्ड नॉन नेगोशिएबल डेडलाइन देनी चाहिए? क्या उनका पावर मिसयूज हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को उनके ऊपर टाइटर कंट्रोल लगाना चाहिए जब डिफेक्शन केसेस हो? क्योंकि अगर विटनेसेस देखें, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, हर जगह स्पीकर्स ने डिले किए हैं। पॉलिटिकल लॉयल्टी स्पीकर्स का न्यूट्रल रोल कॉम्प्रोमाइज करता है, और तेलंगाना का केस भी उस ट्रेडिशन का एक एक्सटेंशन था। अब सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रॉन्ग स्टैंड ने एक लार्जर सिग्नल दिया है कि डिलेज विल नॉट बी टॉलरेटेड एनीमोर। ये सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं, ऑल स्टेट्स के लिए वार्निंग है। इस केस का एक इंटरेस्टिंग लेयर ये भी था कि पिटिशनर्स का एलिगेशन था कि स्पीकर कॉन्शियसली डिले कर रहे हैं ताकि डिफेक्टेड एमएलएस सरकार को सपोर्ट करते रहे। पिटिशनर्स ने बोला इफ दे हैड टू बी डिस्क्वालिफाइड दे वुड हैव बीन डिस्क्वालिफाइड लॉन्ग अगो। ये आर्गुमेंट पॉलिटिकली चार्ज था और कोर्ट ने इस पर डायरेक्टली कमेंट नहीं किया, पर उन्होंने ये जरूर बोला कि डिले अनएक्सेप्टेबल है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।